बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जनपद चमोली के विकासखंड कर्णप्रयाग की बीटीसी बैठक हुई। यह बैठक ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत प्रमुख चंदेश्वरी रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई, लेकिन कई विभागों के सक्षम अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे, जिससे जनप्रतिनिधियों में खासी नाराजगी देखी गई। ब्लॉक प्रमुख चंदेश्वरी रावत ने कहा कि बैठक में सक्षम अधिकारी आएंगे ही नहीं तो समस्या का निराकरण कैसे हो पाएगा। वहीं जिला परियोजना निदेशक ने सभी विभाग के अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पिछली बीटीसी बैठकों में कई लोगों ने शिकायतें की, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई और जवाब देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी अब बीटीसी बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। क्या कारण रहा वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी प्रमुख जी से कहा कि शासन को एक पत्र भेजा जाए कि अगर जो भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं तो कम से कम उस समस्या का संज्ञान लिया जाए। हमारी आज विकासखंड कर्णप्रयाग में बीटीसी की बैठक चल रही है, जिसमें कि हमेशा हम हर बीटीसी में यही कहते हैं कि हमारे सक्षम अधिकारी नहीं आते। वही आज भी हुआ, सक्षम अधिकारी नहीं आए। हमने इस माध्यम से शासन प्रशासन को लेटर दे रहे हैं कि अगली बैठक में हमारा सक्षम अधिकारी आए, जो हमारी जनता की समस्या है उसका निराकरण हो। और मैंने सारे अधिकारीगणों को निर्देश दिया है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा प्रस्ताव भेजे गए हैं उसका जल्द हफ्ते या 15 दिन तक उसका निराकरण होके हमें विकासखंड में अवगत कराएं। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रजनीकांत बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे। सुपरस्टार रजनीकांत ने शनिवार को भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, साथ ही भगवान बद्री की विशाल संध्या आरती में भी शामिल हुए। भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर उन्होंने कहा कि मन तृप्त हो गया और भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर अभिभूत हो गया। रजनीकांत खबर देहरादून से है, जहां पर सचिवालय में सरकारी टेंडर दलाने और दवा सप्लाई के काम का झांसा देकर मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव समेत 7 लोगों ने पंजाब के बीजेपी नेता और उनके साथियों से 3 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी की। जहां पर बीजेपी नेता संजीव कुमार की तहरीर के आधार पर नगर कोतवाली में उपाध्याय समेत 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। द्वारा ये बताया गया है कि उनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ऑफलाइन टेंडर दिलाने के नाम पर जो एक्यूज हैं उनके द्वारा उनसे और उनकी सहयोगी फर्मों से लगभग 3 करोड़ 45 लाख रुपए जो है ठग लिए गए, जो कि धोखाधड़ी भी बहुत होने लगती है। वहीं देहरादून की नगर कोतवाली पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें संतोष अग्रवाल और दीप चंद्र अग्रवाल चचेरे भाई हैं।
और डालचंद पीआरडी के जवान हैं। एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीआरडी जवान के जरिए आरोपियों ने असली और फर्जी फाइल की अदला बदली की। पीआरडी जवान की रजिस्ट्रार ऑफिस में अच्छी पकड़ थी, इसी का फायदा उठाया गया। संतोष और दीपचंद दोनों का इस्तेमाल किया गया इसमें। इनके भी कहीं न कहीं जो है इस्तेमाल इसलिए किया गया कि क्योंकि ठेकेदार है या आपका टिम्बर मर्चेंट टाइप का है, ये टिम्बर ठेकेदार है। और सहारनपुर में इसकी मुलाकात इमरान एक लोकल का एक केपी सिंह के व्यक्ति के माध्यम से इस इमरान से होता है और वहीं से फिर ये प्लानिंग करते हैं। वहीं देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में नियुक्त आरक्षी जगमोहन पवार का बीमारी के कारण आकस्मिक निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिनका उपचार कनिष्का अस्पताल में चल रहा था। दिवंगत जगमोहन पवार के आकस्मिक निधन पर डीआईजी एसएसपी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है और दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार को धैर्य और शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना की है और अपने शालीन व्यवहार के लिए पहचाने जाने वाले जगमोहन पवार अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील और पूर्ण रूप से समर्पित थे। उत्तराखंड में मानसून ने इस बार कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम 3 दिन के लिए उत्तराखंड पहुंची और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। बता दें कि केंद्र से आए डेलीगेशन ने हरिद्वार समेत आपदा घोषित कई इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया और अब केंद्र सरकार उत्तराखंड में आपदा से हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए रणनीति तैयार कर रही है और उसी के आधार पर उत्तराखंड को डिजास्टर रिलीफ फंड भी केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। केंद्रीय टीम के दौरे को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एक प्राथमिकी रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कि केंद्र और राज्य दोनों को साझा की जाएगी। बता दें कि ये रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रेड अलर्ट अभी उन्होंने जारी किया 14 तारीख तक का। इसमें कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे हवा का दबाव चेंज होता है, लेकिन हमारी टीम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम तैयार है। हमारी 2 हेलीकॉप्टर लगी हुई है। कहीं भी ऐसी दिक्कत होती है तो उसमें जो भी दिक्कत आएगी उससे निपटने के लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। सर, केंद्रीय टीम आई थी, जायजा लेकर गई है, क्या कुछ रहा है? केंद्रीय टीम 3 दिन पूरे हरिद्वार का भ्रमण किया उन्होंने। जो एग्रीकल्चर, कृषि और अन्य जो क्षति पहुंची है उसका पूरा उन्होंने भ्रमण करके सर्वेक्षण किया है, जायजा लिया है। उनकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें सौंपी भी गई है। साथ में अपनी रिपोर्ट वो भारत सरकार को सौंपेंगे। उसमें भारत सरकार से जो भी फिर कार्रवाई होगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। 5 सितंबर को बागेश्वर सीट पर उपचुनाव है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है और कांग्रेस की मजबूत दावेदार रंजीत दास को अपनी तरफ कर लिया है। वहीं अब कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस फेरबदल पर कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला का कहना है कि जिस पार्टी ने रंजीत दास को सम्मान दिया, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ओएसडी बनाए गए, 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, इतना सब करने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया। मोहन काला ने कहा कि ऐसे धोखेबाज बीजेपी को ही मुबारक हो। अब खबर देहरादून से है, जहां पर छिप्रो पावर हाउस कोटी इच्छड़ी मार्ग पर एक व्यक्ति पिकअप वाहन समेत खाई में
गिर गया। मामले की सूचना टीम को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने खाई से शव बरामद कर लिया है। बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए खाई में रोप के माध्यम से लगभग 100 मीटर नीचे खाई में उतरकर नदी में उक्त वाहन तक पहुंच बनाई। बताया जा रहा है कि मृतक त्यूनी से सब्जी मंडी विकासनगर की ओर जा रहा था, तभी अचानक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शिक्षा विभाग की ओर से कोटद्वार शहर में धूमधाम से स्कूल बैंड की धुन पर तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर में भारत माता की जय के नारे गूंजे और छात्र छात्राओं ने देश की आन बान शान को कायम रखने की शपथ ली। शनिवार शाम को आर्य कन्या इंटर कॉलेज परिसर में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा शोभा यात्रा को रवाना किया। उन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर 15 स्कूलों के छात्र छात्राओं, शिक्षा अधिकारियों और लोगों के साथ तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया और इस दौरान छात्र छात्राओं ने सड़कों पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, सवरे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे अनेकों नारों से देश में देशभक्ति का जज्बा भरा। हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे तिरंगा यात्रा की है। हजारों बच्चे इस तिरंगा यात्रा में सब जगह आ रहे हैं। 23,000 स्कूलों में ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और 15 तारीख तक सभी स्कूलों में कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में मेरी माटी मेरा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत बताया जा रहा है कि इस अभियान के तहत मेरी माटी मेरा देश और शिलाफलकम की स्थापना, पंच प्राण प्रतिज्ञा, वसुंधा वंदना और वीरों का वंदन, राष्ट्र ध्वज का आरोहण और राष्ट्रीय गान, साथ ही साथ मिट्टी संग्रह जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसी क्रम में साहसपुर विधानसभा के ग्राम छाछरा में शिला पलकन की स्थापना की गई और कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंटीर पंचायत भवन पहुंचे। यहां पर उन्होंने ध्वजारोहण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। चलिए अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर एक कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है, जहां पर उन्होंने शहीदों को नमन किया है। सीधा दिखाते हैं आपको। को भी छोड़ा है। रक्षाबंधन आ रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं अपनी बहन की राखी को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते सीमा पर जाकर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हम सब की रक्षा के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रण है कि 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे और 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम अंग्रेजों द्वारा थोपी गई इस मानसिक गुलामी से भी आजाद होकर रहेंगे, यह भी उन्होंने प्रण लिया है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के इस अमृत काल में देशवासियों के लिए जो पंच प्रण दिए हैं, वे प्रण है देश की रक्षा करने वाले शहीदों का सम्मान, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्रण, भारत की समृद्ध विरासत पर गर्व एवं उसका संरक्षण करने का प्रण तथा देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का प्रण, जिनका अभी आप सब लोगों ने मेरे साथ यहां से शपथ ली है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आज तक हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रत्येक अभियान को, मैं कहूंगा वैसे तो पूरे देश के अंदर उनके द्वारा जो भी अभियान प्रारंभ किए, जो भी उन्होंने संकल्प लिए, वो सिद्धि को प्राप्त हुए। लेकिन उत्तराखंड के अंदर हमारे वीर सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने, हमारी माताओं बहनों ने हमेशा अपने प्रत्येक अभियान को संपूर्ण सहयोग एवं समर्थन दिया। उसी प्रकार मुझे विश्वास है
कि मेरी माटी मेरा देश नामक इस महाअभियान को भी पूरे प्रदेश के अंदर संपूर्णता से सहयोग प्रदान प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्र तभी बनता है जब उसके नागरिकों के मन में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा एवं अपने सामर्थ्य को पूर्ण विश्वास एवं गर्व का भाव होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार हर भारतीय के मन में यह विश्वास और यह भाव उत्पन्न कर रही है। यानी कि आज भारत के हर भारतवासी के मन में एक विश्वास जागृत हो गया है। चाहे हमारे आज देश के लिए वीर जवान हो, पहले के समय में आप देखते थे जो सीमाओं पर हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। 24 घंटे बर्फ पर खड़े होकर, धूप में खड़े होकर, बरसात में खड़े होकर मां भारती की रक्षा को समर्पित रहते हैं। अगर कोई गोली आती थी, हम सबको याद होगा, कोई गोली आती थी तो गोली का जवाब देने के लिए उनको पूछना पड़ता था, आदेश लेना पड़ता था, और आदेश आने में महीनों बीत जाते थे, सालों बीत जाते थे, लेकिन वो आदेश लौटकर नहीं आता था जो एक कंपनी से रक्षा मंत्रालय होते हुए पता नहीं कहां कहां तक जाता था। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री का दायित्व जब से उन्होंने संभाला, अब देश की सीमाओं पर खड़े हुए हमारे सैनिकों को अगर कोई गोली आती है तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से कोई आदेश नहीं लेना पड़ता है, बल्कि अब गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है, हमारे सैनिक करते हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि वीरों की भूमि है और बलिदानियों की भूमि है, और ये बात हमारे सैनिकों ने आज तक हुए सभी युद्धों में सिद्ध की है। अभी प्रेम भाई यहां से कारगिल युद्ध की बात कर रहे थे, गणेश जी उसको दोबारा से कह रहे थे कि 75 सैनिक, 75 वीर हमारे कारगिल के युद्ध में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन देश का कोई भी युद्ध हो, हर युद्ध में उत्तराखंड के वीर शहीदों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है, हमेशा बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया है। इसलिए हमारी देवभूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी है जहां हम रहते हैं। हमने हमेशा माना है देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों से सर्वश्रेष्ठ है। मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूं, इसलिए मैं जब भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं तो मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि मैंने बचपन से सेना को देखा है, सेना के साथ मेरा जीवन आगे बढ़ा है। मैं एक सैनिक के परिवार से, एक सैनिक की गतिविधि से और उसके परिवार में होने वाले जो कष्ट होते हैं, जब लड़ाई लगती थी, हम लोग छोटे छोटे होते थे, उस समय किस प्रकार का माहौल होता है। एक सैनिक का बेटा, एक सैनिक की बेटी अपने पिता से मिलने के लिए किस प्रकार व्याकुल होती है, किस प्रकार अपने पिता से लिपटना चाहते हैं, किस प्रकार से आलिंगन करना चाहते हैं। लेकिन वो मैं समझता हूं कि कई बार कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको संपूर्ण जीवन भर ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। ये सारा का सारा जो दृश्य है ये मैंने महसूस भी किया है, मैंने इसको जिया है, मैंने देखा है। इसलिए मैं जब भी आप सबके बीच में आता हूं और ऐसे अवसर पर आता हूं तो बलिदानियों की और जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया गया, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तो मेरी आंखें हमेशा नम हो जाती है। मैं उस समय भावुक हो जाता हूं और बहुत बार मैं सोचता हूं, क्योंकि कई बार हमने देखा है आसपास दूर दराज नातेदार रिश्तेदार कितने व्याकुल होते हैं जब किसी सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर आ रहा होता है, और वह भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई बार कई दिन लग जाते हैं। और उन 5 दिनों 6 दिनों तक किस प्रकार की स्थिति उस परिवारों में होती है, ये सब हमने नजदीक से देखा है। अभी प्रेम भाई कह रहे थे, तो निश्चित रूप से इन्होंने भी बहुत सही चित्रण यहां पर किया
आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से ज्यादा सक्षम और सशक्त हो रही है, बल्कि उसकी यश और कीर्ति संपूर्ण विश्व के अंदर फैल रही है। हर प्रकार से आज सेना भी हमारी तेजी से केवल एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में जिस तेज गति से बढ़ रही है। एक समय था कि हमारा एक बहुत बड़ा जो बजट था वो केवल रक्षा के आयात में लग जाता था। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के कारण, दूरदर्शी सोच के कारण से अब आयात की जगह हम निर्यात में तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी सेना और हमारे रक्षा के उपकरण अब दूसरे देशों को भी निर्यात किए जा रहे हैं। जहां हमारी सेना आज सेना के आधुनिकीकरण पर बल दे रही है, वहीं दूसरी ओर सैनिकों और उनके परिवारों को मिल रही सुख सुविधाओं के प्रति भी विशेष रूप से उसकी चिंता कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सैनिकों के साहस और मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। यही कारण है कि आज हमारे सैनिकों का मनोबल भी आज बहुत बड़ा हुआ है, हर प्रकार से बड़ा हुआ है। दुश्मन को मात तो हमने हमेशा दी, कोई भी युद्ध हुआ हो। और किसी सेना की जब हम बात करते हैं तो भारत की सेना विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से एक सेना हमेशा रही है। हमेशा अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम ये हमारी पहचान रही है। लेकिन नेतृत्व कमजोर होने के कारण से बहुत बार हमको पीछे हटना पड़ा। लेकिन आपने देखा होगा अब हमारी सेना हर क्षेत्र में, चाहे गलवान हो, चाहे तवांग हो, चाहे बालाकोट का ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, किसी में भी आज हमारी सेना दुश्मन को धूल चटाने का काम करती है, दुश्मन को उल्टे पांव लौटने को जो है मजबूर करने का काम करती है। ये मोदी जी के राजनीतिक नेतृत्व में आज कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देशन में सैनिकों एवं उनके परिवारों को जो मिलने वाली सुविधाएं उनको बढ़ाने के लिए मैं आप सबसे इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पबद्ध हैं। हमने सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलने वाली जो अनुदान राशि है उसको बढ़ाने से लेकर सैनिक आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन जो नौकरियां हैं वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय भी इसी आशय से लिया है। इसके साथ साथ जो वीरता पदक से सम्मानित सैनिक हैं उनकी जो एकमुश्त अनुदान राशि है उसको भी हमने बढ़ाया है। पहले परमवीर चक्र विजेताओं को 30 लाख रुपए की राशि मिलती थी, उसको हमने 50 लाख रुपए किया है। महावीर चक्र 20 लाख मिलते थे, उसको 35 लाख किया है। कीर्ति चक्र को भी 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख किया है। वीर चक्र, शौर्य चक्र 15 लाख से 25 लाख किया है। सेना गैलेंट्री मेडल 7 लाख से 15 लाख किया है। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं बेटन की पेंशन प्रतिमाह 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए भी की गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनकी विधवाओं को प्रतिमाह पेंशन 21,000 से बढ़ाकर यह भी 25,000 कर दी है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे कि जहां पर पूरे उत्तराखंड के हमारे 1700 से भी ज्यादा जो अमर बलिदानी हैं, अमर शहीद हैं, उनके परिवार के, उनके आंगन की मिट्टी लाकर 5वें धाम की भी नींव यहां रखी गई है। एक और जहां भव्य और राष्ट्र। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।